ठीक है, चलिए। तो रोटेशनल मोशन और या फिर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी में हम क्या बात करने वाले हैं, आपको ओवरव्यू देने वाले हैं। ओवरव्यू क्या देने वाले हैं, कितने टाइप के मोशन पॉसिबल हैं, आपके सिलेबस में क्या क्या है, रोटेशनल मोशन इतना हंगामा क्यों मचा रखा है, ऐसा क्यों है कि रोटेशनल मोशन में लोगों को डर लगता है, कुछ लोगों को टफ लगता है, जबकि ये बहुत ईजी है। ये बहुत प्यारा सा सब टॉपिक है रोटेशनल मोशन। तो अभी देखिए, अभी इससे पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो क्या था आपका, ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में आपने सारा मोशन पढ़ा है। ठीक है, एक एक्सटेंडेड बॉडी के साथ कैसे डील करा जाए उसके बारे में हमने सेंटर मास के भी अंदर पढ़ा हुआ है। लेकिन अभी उसका कंप्लीट मोशन देखेंगे रोटेशनल मोशन में। तो सबसे पहला चीज़ है यहाँ पे इन्वॉल्व, दैट इज रिजिड। किसको कहते हैं, रिजिड बॉडी। पूरे के पूरे ट्रांसलेशनल मोशन में आपने बॉडी को क्या माना था, पॉइंट मास। पॉइंट मास एज्यूम करके पूरा का पूरा मोशन आपने स्टडी करा है। अब आप स्टडी करने वाले हैं रोटेशनल मोशन को, तो हम बॉडी को कैसे एज्यूम करने वाले हैं, रिजिड बॉडी। वैसे भी पॉइंट मास मान के हम रोटेशनल मोशन डिस्कस कर नहीं सकते, क्योंकि एक पॉइंट मास कैन बी ओनली एक्सिक्यूट ट्रांसलेशनल मोशन, वो रोटेशनल मोशन तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहली बात रिजिड। रिजिड का मतलब क्या है, तो रिजिड में जैसे मान लो मेरे हाथ में दो ऑब्जेक्ट है, दो टाइप का बॉल है मेरे हाथ में, मैं इन दोनों पे यदि फोर्स एग्जर्ट करूँ, इस पर मैं फोर्स एग्जर्ट करूँ दोनों पे सेम, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिफॉर्म हो गया, बॉडी डिफॉर्म हो गया। जबकि मैं इतना ही फोर्स इसके ऊपर भी कर रहा हूँ, कहीं से ज़्यादा ही इस पर कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल डिफॉर्म नहीं हो रहा है। यानी ये वाला बॉल को क्या बोला जाएगा, रिजिड बॉडी, जबकि ये क्या है, फ्लेक्सिबल बॉडी, ये रिजिड बॉडी नहीं है। तो अभी क्या समझ में आया आपको कि दिस बॉडी चेंजेज इट्स शेप एंड साइज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, या फिर मैं टॉर्क लगा रहा होता तो टॉर्क। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का मतलब है द बॉडी which does not change its shape and size during the under the action of force or torque। तो पहली बात रिजिड बॉडी के बारे में ये कही जा सकती है, रिजिड बॉडी में आप क्या बोलेंगे, बॉडी which does not change shape and size अंडर एक्शन ऑफ फोर्स और टॉर्क। टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में रोटेशनल मोशन में। ट्रांसलेशनल मोशन में जो रोल फोर्स का है, रोटेशनल मोशन में वही रोल टॉर्क का होता है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है, यदि ये बॉडी रिजिड है और ये डिफॉर्म नहीं हुआ, इसका मतलब इस बॉडी पे जितने भी पॉइंट हैं सब अपनी जगह पे हैं, वो डिस्प्लेस नहीं हुआ है, तभी ना ऐसा हुआ। यदि या फोर्स लगाने से बॉडी के पॉइंट डिस्प्लेस हो जाते तो फिर तो रिजिड नहीं रह जाता, इसका शेप और साइज तो बदल जाता। इसका मतलब रिजिड बॉडी के बारे में आप एक बात और भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। वो कभी चेंज नहीं होता, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। अच्छा, तो ऐसे भी समझा जा सकता है रिजिड बॉडी को। और आप कैसे बोल सकते हैं रिजिड बॉडी को, इन दो पॉइंट के बीच में यदि मैं रिलेटिव मोशन ले लूँ तो दोनों का रिलेटिव मोशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आप दो पॉइंट मान लो कि आप दो पॉइंट आप इस पे मार्क कर लें, ये एक रिजिड बॉडी है, इस पे मैंने दो पॉइंट मार्क कर लिया, हालांकि दिख नहीं रहा क्लियर। ठीक है, अब ये दो पॉइंट हमने मार्क कर लिया। अब ये रिजिड बॉडी, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज ऑलवेज मेंटेन्ड थ्रू आउट द मोशन, ये कभी चेंज नहीं होने वाला क्योंकि शेप साइज नहीं बदल रहा है। तो इनका यदि रिलेटिव मोशन देखूँ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बोथ पॉइंट्स, ये क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन जीरो होना चाहिए। दोनों का वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि कभी किसी का वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो कभी ये नज़दीक आ जाए, कभी दूर, एक दूसरे के दूर चले जाएँ, तो शेप साइज बदलने लगेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसका हमने इस्तेमाल भी करा हुआ है, कहाँ पे, जनरल कंस्ट्रेंट में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, वहाँ पे इस्तेमाल करा हुआ है। तो दूसरी बात, यदि रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी के लिए हमेशा आप अप्लाई कर सकते हैं कि रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स along the line joining them is always zero,
0। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो कोई तुम्हारे पास एक रॉड है, मान लो ऐसा कोई अपने पास कोई इस तरीके से कोई रॉड है, रॉड के दो एंड है, ये एक एंड ए और दूसरा एंड बी। यदि एंड ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v1 और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v2, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v2 है, और जो ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है θ1 और ये एंगल सबटेंड कर रहा है θ2, देन द वेलोसिटी ऑफ दिस एंड अलोंग द, जो लाइन ज्वाइनिंग है बिटवीन ए एंड बी वो क्या है, खुद रॉड है, तो अलोंग द रॉड इट्स वेलोसिटी इज v1 cos थीटा। इसकी वेलोसिटी क्या है, एंड है क्या, अलोंग द रॉड v1 cos थीटा। इसकी वेलोसिटी क्या है अलोंग द रॉड, v2 cos थीटा। इन दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। cos थीटा 1 एंड cos थीटा 2, दिस इज 1 दिस इज 2, इन दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि इनकी वेलोसिटी इस तरफ बराबर नहीं होएगी तो ये कभी एक दूसरे के पॉसिबल है नज़दीक आ जाए या दूर चले जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है फॉर ए रिजिड बॉडी। ठीक, अब बढ़े आगे, छापना है, फटाक से छापिए और थोड़ा प्रिंटिंग मशीन को ज़रा फास्ट रखिए। अब एंटायर मैकेनिक्स में मोशन दो तरीके के हैं, ये हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। मोशन के टाइप कौन कौन से हैं, दो तरीके के मोशन है। एक मोशन आपका ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन किसे कहते हैं, दूसरा है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या है, इफ बॉडी एक्सिक्यूट ए मोशन विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन, वो अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं करता, यही रीजन है कि उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एट ए टाइम सारे पार्टिकल के क्या होते हैं, बॉडी के सेम होते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि दिस बॉडी इज एक्सिक्यूटिंग मोशन विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन है। जबकि रोटेशनल मोशन में ऑब्वियसली है, यदि ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, इसका मतलब है कि इस बॉडी का ओरिएंटेशन क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। यानी कि मैं यदि ट्रांसलेशनल मोशन में यदि इस बॉडी के साथ एक्स वाई जेड एक्सिस में यहाँ पे कोऑर्डिनेट फिक्स कर दूँ, कुछ ऐसा मैं कोऑर्डिनेट इसके साथ फिक्स कर दूँ, और ये बिल्कुल ऐसे मोशन कर रहा है कि इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, फिर जैसे मर्जी ये मोशन करे, ये स्ट्रेट लाइन पर मोशन करे, ये कर्व पे मोशन करे, कर्व लीनियर मोशन हो, कुछ जैसा भी मोशन करे, ये है तो ट्रांसलेशनल मोशन, सिंस इट्स ओरिएंटेशन इज नॉट चेंजिंग। और यदि मोशन का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है तो आप आंख मूंद के कह सकते हैं कि मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। अब रोटेशनल मोशन में सोचिए, यदि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक ऐसा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दिया, इस तरफ मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस कंसीडर कर लिया और इस तरफ हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस कंसीडर कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मोशन होगा, जैसे ही मोशन होगा तो ये तो इसके साथ अटैच है, यदि मैं इसको इस तरह से घुमाऊँ तो ये ओरिएंटेशन इसका बदलने लगा, ये ओरिएंटेशन इसका बदलने लगा, मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं है। यदि ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है तो ये कौन सा मोशन है, दिस इज रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। दूसरी खास बात क्या है, यदि ये बॉडी चाहता हो, यदि यही बॉडी चाहता हो कि मैं ट्रांसलेट करूं तो इस बॉडी को मूव होना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है इसके पास। ये बैठे बैठे ट्रांसलेट नहीं कर सकता, कभी बैठे बैठे ये ट्रांसलेट नहीं कर सकता, बॉडी विल हैव टू मूव फॉर ए ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक। लेकिन रोटेशनल मोशन के लिए बॉडी का मूवमेंट का होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये विल, जो रोटेशनल मोशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे सटीक एग्जाम्पल है, ये अपने पोजीशन पर रह के भी मोशन परफॉर्म कर सकता है। तो रोटेशनल मोशन के लिए मूवमेंट ऑफ बॉडी इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन के लिए मूवमेंट होना जरूरी है, और ट्रांसलेशनल मोशन मूवमेंट भी हो और बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज ना हो, और ये यहाँ पे अपना ओरिएंटेशन चेंज करते हुए मोशन आराम से कर सकता है। दिस इज रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात आ गई निकल के, यहाँ पे बात करके आ गई कि मूवमेंट इज मैंडेटरी, मूवमेंट इज मैंडेटरी, बिना मूव किए हुए
तो ये ट्रांसलेशनल मोशन में हो ही नहीं सकता, मूवमेंट इज मैंडेटरी। जबकि रोटेशनल मोशन के लिए मूवमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बॉडी अपने जगह पर रह के भी मोशन कर सकता है, एंड दैट मोशन वुड बी रोटेशनल मोशन। मूवमेंट इज नॉट मैंडेटरी, ये मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मूवमेंट इज नॉट मैंडेटरी, कोई मैंडेट नहीं है इसके लिए कि ये करे ही करे, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, अब ये बात तो क्लियर है। इसका इस मोशन में बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज होएगा और यहाँ पे चेंज नहीं होएगा। अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलें। अब आपने वापस क्या करा था, इस मोशन के अंदर कई तरीके का मोशन पड़ा है, मतलब मैं वापस से क्या करूँगा, ट्रांसलेशन मोशन को डिवाइड करूँगा डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन में, जो कि डिफरेंट टाइप है लेकिन सबका नेचर कैसा है, ट्रांसलेशनल मोशन जैसा है, मतलब उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स इट। और यहाँ भी बाइफर्केशन करेंगे कि रोटेशनल मोशन भी कितने टाइप का है जो अपने को पढ़ना है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में ये तो रेक्टिलिनियर मोशन भी हो सकता है और कर्विलिनियर मोशन भी हो सकता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में आपने इसके अंदर क्या पढ़ा, आपने पढ़ा है 1D, आपने पढ़ा है 2D, और आपको आइडिया है 3D का भी, आपको 3D का भी आइडिया है। इसी को आपने क्या बोला था, मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, और ये आपका क्या है, मोशन इन ए प्लेन। और जब मोशन इन ए प्लेन का आपको आइडिया है कि 2D मोशन इज नथिंग, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट 1D मोशन। दो 1D मोशन को आपस में कंबाइन कर दिया जाए, उसका जो भी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है उसका यदि वेक्टरली उसका रिजल्टेंट निकाला जाए तो वो जो रिजल्टेंट होएगा वो 2D मोशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। सिंपली 3D मोशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट 1D मोशन। सिंपल, आपको वेक्टर का ऑपरेशन पता है, वेक्टर ऑपरेशन करिए, चीज़ों को निकालिए। इसके अंदर भी आपने 2 मोशन पढ़ा है 2D में, इसके अंदर ये तो मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर भी आपने 2 पढ़ा है। क्या है, पहला प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा है आपका इधर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, और ये आपका है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ आते, रोटेशनल मोशन में भी आपको 3 तरीके के मोशन पढ़ने हैं। बेसिकली कौन कौन से मोशन आपको पढ़ने हैं यहाँ पे अपने को पढ़ना है प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन, एक को हम कहते हैं प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। दूसरे को आप क्या कहते हैं, रोलिंग। और तीसरा टाइप का भी एक मोशन है जिसको आप कहते हैं प्रेसेशन। प्रेसेशन, ठीक है। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, रोलिंग और प्रेसेशन। तो ये तो मैं कंपेयर कर रहा था ट्रांसलेशनल मोशन से और रोटेशनल मोशन से। रोटेशनल मोशन काफ़ी इजी है, बस थोड़ी से नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। हम कंपेयर करते रहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन के साथ इसका एट एंड तक, और आपको बिल्कुल सारी बातें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो अभी मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन किसे कहें, रोलिंग किसे कहें और प्रेसेशन किसे कहें। तो इसको समझने के लिए आपको एक नया चीज़ यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो वी इंट्रोड्यूस ए न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस और रोटेशन के रेफरेंस में ही आपको ये तीनों टाइप का मोशन को समझना होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरीके का, वो डिसाइड करेगा कि ये मोशन किस तरीके का है। हटाओ इसको। ठीक है, so now introducing the concept of axis of rotation.
एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए पहले समझ लें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। यहाँ पे बहुत सारे, ये क्या है कि रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मिलियंस और ट्रिलियंस पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर रिजिड बॉडी बना हुआ है। तो मैं पार्टिकल को कैसे दिखा रहा हूँ, मैं पार्टिकल से बॉल से आपको दिखा रहा हूँ। कोई बॉल यहाँ लगा हुआ है, इसको आप एक पार्टिकल समझे, कोई यहाँ लगा, कोई यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और ये रोटेशनल मोशन में है। अब ये पूरा बॉडी तो रोटेशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें तो वो कैसे मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ये एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। हर एक पार्टिकल का अपना एक सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन है तो उसका सर्कुलर पाथ भी है। तो यदि इस वाले बॉल को मैं देखूं तो इसका एक सर्कल क्या होगा, जो इसका आउटर सरफेस है, ये यही वाला सर्कल एग्जीक्यूट कर रहा है। इसका भी अपना एक सर्कल है। ये छोटा वाला बॉल जो यहाँ लगा हुआ है उसका भी अपना एक सर्कल है, उसका रेडियस छोटा है वो अलग बात है, लेकिन सर्कल एग्जीक्यूट कर रहा है। यदि मैं इन सारे सर्कल के सेंटर से होता हुआ एक लाइन ड्रॉ करूं तो लाइन कौन सा होगा, ये लाइन होगा, दिस वन, ये वाला लाइन होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन। पर मजे की बात क्या है, जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता है वो पार्टिकल कभी भी मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो हमेशा स्टेशनरी रहता है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता है, तो मान लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मैं यहाँ पे कोई पार्टिकल लगा दूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कोई पार्टिकल, मैं यहाँ पे इस तरीके से कोई पार्टिकल लगा दूँ, ठीक है। अब आप देखिए ये पार्टिकल कहाँ आ गया, एक्सिस रोटेशन पे आ गया। अब मैं घुमाऊँ, क्या ये पार्टिकल आपको मोशन में दिख रहा है? तो जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता है वो पार्टिकल कभी भी मोशन पे नहीं होता है। अब मैं वापस एक्सिस रोटेशन बोलता हूँ। जितने भी पॉसिबल सर्कुलर पाथ दिख रहा है आपको, वो सर्कुलर पाथ का प्लेन अलग अलग हो सकता है। आप जरा देखिए, ये बॉल जो मूव कर रहा है ये भी तो है तो वर्टिकल ही प्लेन में, लेकिन इसका प्लेन अलग, जबकि इधर वाले का जो मेरी तरफ बॉल है इसका प्लेन अलग है, लेकिन सबका सेंटर कहाँ फॉल कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही फॉल कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल क्या है, पॉसिबल है। तो यदि सारे सर्किल के सेंटर से होता हुआ मैं एक लाइन खींचूं, या फिर मैं बोलूं ऐसे सारे सर्किल के सेंटर का मैं लोकस लूं, तो वो लोकस कौन सा होगा, वो लोकस ही एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। पर एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ दूसरा प्रॉपर्टी एक्सिस रोटेशन के साथ क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो एक्सिस रोटेशन कैसे है, ऐसे। यदि इसका रोटेशन मैं सर्कुलर पाथ में ले लूँ तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, वर्टिकल। यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं वर्टिकल प्लेन में ले लूँ तो इसका एक्सिस रोटेशन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। आप ये तो किसी भी तरीके से कर सकता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्यों, मैं ऐसे पकड़ लूँ, ऐसे पकड़ लूँ, ऐसे रोटेशन पकड़ लीजिए। प्लेन ऐसे है लेकिन एक्सिस रोटेशन क्या है, उस पर इस तरीके से परपेंडिकुलर है। तो अब यदि मैं एक्सिस रोटेशन के बारे में कुछ ऐसा बोलूँ आपको, एक्सिस को रोटेट करवाएंगे बाद में, फिलहाल तो नहीं, ठीक है। एक्सिस को भी रोटेट कराएंगे, बिल्कुल रोटेट कराएंगे। मतलब यदि इस तरीके का आपका कोई बॉडी है और ये एक्सिस रोटेशन जब आपको समझ में आ गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि व्हील इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोला जाएगा, दिस व्हील इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। आप चीज़ों को ऐसे भी दे सकते हैं कि मान लो कि ये कोई रैंडम शेप साइज का कोई बॉडी है, कैसा भी हो सकता है। मैंने रैंडम शेप साइज का बॉडी उठा लिया और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है, इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब हर जगह हर पार्टिकल, अब ये पूरा बॉडी एज ए होल तो रोटेशनल मोशन में है, लेकिन बॉडी पर का एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है। अब आप कंसीडर करिए कि मान लो कि यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा, यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा तो उसका सर्कुलर मोशन कैसा होगा, कुछ इस तरीके का। अच्छा, इसके बगल में कोई यहाँ भी तो पार्टिकल हो सकता है, ऐसा,
यदि ऐसा एग्जीक्यूट करेगा तो ऐसा ऐसा करेगा। ये सारे के सारे क्या है, एक ही प्लेन पे हैं, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पे हैं, सबका रेडियस क्या है, अलग अलग है, सबका रेडियस अलग अलग है। मतलब यदि मैं ऐसे उठाऊं, यदि मैं इस तरीके से उठा रहा हूं तो आप देखिए ये, यदि मैं इसको बाहर की तरफ लगाऊं तो ये और ये एक ही प्लेन पे आएंगे, लेकिन दोनों का रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा। ऐसे ही उसके नीचे कोई दूसरा प्लेन भी होगा। ये तो आपने एक प्लेन की बात करी, एक क्रॉस सेक्शन की बात करी, दूसरा प्लेन भी होगा, दूसरा प्लेन भी होगा इस तरीके से, इस तरीके से, और भी होगा इस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन सबसे कॉमन और मजे की बात क्या है कि सबका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही फॉल कर रहा है, सबका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही फॉल कर रहा है। तो अब मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन करता हूँ। तो एक्सिस रोटेशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, एक्सिस रोटेशन को मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, इट इज द लोकस, इट इज द लोकस ऑफ दोज पॉइंट। दोज पॉइंट का सेंस मेरा यहाँ क्या है, किससे है, सेंटर से, हर एक सर्किल के सेंटर से है। इट इज द लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स, दोज पॉइंट्स विच आर रिमेन स्टेशनरी, जो सेंटर पे होगा यानी कि वो एक्सिस रोटेशन पे होगा, वो तो रोटेशनल मोशन बिल्कुल ही एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दोज पॉइंट्स विच आर रिमेन्स स्टेशनरी, रिमेन्स स्टेशनरी थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन and always perpendicular, always perpendicular to plane of rotation, to plane of, to plane of rotation। ठीक, आप एक लाइन इसमें एडिशन भी कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ ऑल सर्कुलर पाथ, ऑल सर्कुलर पाथ का मतलब क्या है, मेरा जितने भी सारे पॉइंट हैं रिजिड बॉडी के ऊपर जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उन सारे सेंटर का बात कर, उन सारे सर्कल का जो सेंटर उसका बात कर रहा हूँ। सेंटर ऑफ ऑल सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ would fall on axis of rotation, axis of rotation। यानी कि ये जो रेड लाइन है ये आपका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यानी कि बॉडी क्या कही जाएगी, बॉडी रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, क्लियर हो गया। अब चले वापस मुद्दे पे जहाँ से यहाँ पे आया था। हम क्या बात कर रहे थे, टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन में बात कर रहे थे। अब ये किस तरीके का एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये डिफाइन करेगा किस तरीके का रोटेशनल मोशन है। ठीक, बेटर है आप सुन के लिखिए तेजी से, इसलिए मैं बोल बोल के लिखता हूं। आप छापने के चक्कर में ना रहे, आप सुने और लिखें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सिस ऑफ, अब मैं थर्ड टाइप एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? आप मैग्निस के सबसे खूबसूरत टॉपिक पे हैं और मैग्निस की आंखें बड़ी हो गई हैं। मैग्निस ने बिल्कुल अपनी जुल्फें बिखेर दी हैं। अब मज़ा आने वाला है। एक बार रोटेशनल समझ गया ना भाई साहब, तो फीस के दूसरे टॉपिक में आपको मज़ा आएगा ही नहीं, सिर्फ रोटेशनल में मज़ा आएगा कि हम भी रोल करते रहे, रोल करते रहे। तो अब रोटेशनल मोशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा था। रोटेशनल मोशन, खामोखा लोगों ने रोटेशनल मोशन को बदनाम कर रखा है। अबे यही तो रियल, आज तक तो तुम लोग पढ़ रहे थे कि पॉइंट मास है, फर्जी पढ़ रहे थे। ट्रेन को बोला पॉइंट मास, जबरदस्ती है, फर्जी पढ़े बड़ा अच्छा। यही है ना लोग, देखो प्रॉब्लम यही है। तुमको यदि अशुद्ध घी खाने का आदत है ना, शुद्ध घी खाते ही पेट खराब, ये ओरिजिनल चीज़ है। तो यहाँ पे 3 मोशन आपको क्या बताया गया, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन
दूसरा आपको बताया गया रोलिंग। रोलिंग तीसरे की बात करेंगे। तो फिलहाल प्योर रोटेशनल मोशन में अब जरा देखो, ये रहा मेरे पास, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिखना चाहिए क्लियर। तो मैं इसको वापस इंस्टॉल कर देता हूँ। चलो अब जरा देखिए मोशन कैसा है। ये हमने कराया है रोटेशनल मोशन में। ये जो व्हील है इट इज इन रोटेशनल मोशन एंड ऑल द पार्टिकल ऑन द व्हील्स, जिसको मैं बॉल से दिखा रहा हूँ, वो क्या है, सर्कुलर मोशन में है। लेकिन आपको कैसा दिख रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ क्या कहानी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, फिक्स है, बिल्कुल स्टेशनरी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो पॉइंट है वो भी स्टेशनरी है, वो अलग बात है। बट लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका क्या है, फिक्स्ड है, स्टेशनरी है। इसको मैं क्या बोलूँगा, दिस इज इन प्योर रोटेशनल मोशन। सो इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड देन द रोटेशनल मोशन वुड बी कॉल्ड प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होगा। ये सबसे सिंपल तरीके का रोटेशनल मोशन। यहाँ पे एक्सिस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, बहुत सिंपल है समझना, बड़े आराम से प्रॉब्लम बन जाते हैं, इसलिए ये एक बोरिंग टॉपिक भी है। प्योर रोटेशनल बोरिंग टॉपिक है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से आपने चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझा है, ठीक है, 2-4 फार्मूला आपको याद है, बड़े आराम से प्रॉब्लम बन जाएगा। फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोलिंग का बात करें, रोलिंग में क्या होगा, रोलिंग में अब मैं इसको इस तरीके से, यदि मान लो कि मैं इसको इस तरीके से मूव कराता हूँ, मैं इसको इस तरीके से मूव कराऊँ, मूव कर रहा है, और मैं इसको आगे भी लेके जाऊँ, लाइक व्हीकल में जिस तरीके से मूवमेंट होता है, ये मूव भी कर रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है, मतलब ये बॉडी रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है। ये क्या है, दिस इज लाइक दालमोट मिक्सचर। तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में आप क्या देख रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, नो इट इज नॉट फिक्स्ड, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सेल्फ मूविंग। ठीक है, या तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन में है। तो इस बार जितने भी पॉइंट्स बढ़ेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन में, सब के सब ट्रांसलेशनल मोशन में है। और रेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, रेस्ट जो, यदि मैं पॉइंट मास का रेस्ट पार्टिकल ऑफ बॉडी का बात करूं तो वो क्या है, वो सर्कुलर मोशन में है। और एंटायर बॉडी किस में है, रोलिंग में है। एंटायर बॉडी क्या है, रोलिंग में है। वापस बोलता हूँ, आप सुनिए, अब मोशन देखिए, ये रहा मोशन, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इट्स सेल्फ ट्रांसलेटिंग, ऑल द पार्टिकल फॉल ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इज ट्रांसलेटिंग ऑल द पार्टिकल्स, जो बॉडी पे जो रेस्ट पार्टिकल आर इन सर्कुलर मोशन एंड एंटायर बॉडी इज इन रोलिंग मोशन। ठीक है, तो रोलिंग मोशन क्या है, रोलिंग मोशन इज अ मिक्सचर, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का ये मिक्सचर है। और ये थोड़ा मज़ेदार है क्योंकि इसमें आपको अपनी क्लेवरनेस दिखानी पड़ेगी, चालाकियाँ दिखानी पड़ेंगी, आपको यहाँ पे शौकनी चाल चलना पड़ेगा, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये। ठीक है, तो ये क्या है, मज़ेदार टॉपिक है। तो रोलिंग क्या है, आप बेसिकली आपका मिक्सचर है। मिक्सचर से पहले मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड, इट्स मूविंग। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। इनफैक्ट ये आपका क्या है, ये आपका मिक्सचर है, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। अब आप रोटेशनल मोशन को यहाँ से सीख जाएंगे, ट्रांसलेशनल मोशन आपने पहले से सीखा हुआ है, तो क्या आप इसको डील नहीं कर लेंगे, डील कर लेंगे, थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी। ठीक है, तो चलिए आपको एक नमूना दिखाते हैं रोलिंग मोशन को कैसे डील करा जाएगा। ठीक है, यही आपको नमूना दिखाते हैं, हालांकि हर चीज़ में हम बाद में बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। अभी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको दिखलाते हैं रोलिंग मोशन को कैसे सॉल्व करा जाए, एक झलकी दिखाते हैं जो आपको बिल्कुल अभी ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल हटाता हूँ। ठीक है, तीसरे टाइप का मोशन डिस्कस करना बाकी है, तो फिलहाल तभी मैं रोलिंग में ही चल रहा हूँ। तो रोलिंग को करके उसमें चलते हैं, हटा दो। चलो, अब लग रहा है प्रिंटिंग प्रेस तुम लोगों का फास्ट हुआ।
बिल्कुल फास्ट रहिए, कम आउट फ्रॉम हरे रामा स्टाइल। तो अब जो कोई व्हीकल है उसका जो व्हील है जो मोशन में, वो कैसा मोशन में है? क्या वो ट्रांसलेशनल मोशन में है? क्या वो रोटेशनल मोशन में है? वो एक रोलिंग मोशन में। तो हम एक ऐसे की बात करते हैं। तो मान लो कि अभी ये एक मेरे हैंड में ये है, ठीक है, मैं प्योर रोटेशनल मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि मैं एक रिवॉल्यूशन इसका, एक बार इसको मैं रिवॉल्व करूँ, एक रिवॉल्यूशन में ये पॉइंट चला था नीचे से, फिर यहाँ पे आ जाएगा। यदि इसको टोटल टाइम टी लगता हो और इसको मैंने 4 क्वार्टर में यदि बांट दिया, T/4, T/4, T/4 एंड T/4, तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ टाइम में ये बॉल को कहाँ, यहाँ पहुँचना चाहिए, कुछ ऐसे। नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ टाइम में बॉल को कहाँ पहुँचना चाहिए, यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वार्टर टाइम में बॉल को यहाँ पे पहुँचना चाहिए और फाइनली बॉल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मैं केस कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये मान लो कि ये तुम्हारा कोई इस तरीके से, अभी फिलहाल तो मैं केस कौन सा कंसीडर कर रहा हूँ, प्योर रोटेशनल मोशन में, प्योर रोटेशनल मोशन है, प्योर रोटेशनल मोशन है। इसके ऊपर आपने यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा किसी टाइम पॉइंट P पे, इसको एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर काटने में इसको टाइम लगता है T। आपने इस T को डिवाइड कर दिया 4 क्वार्टर में, T/4, 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 T/4। मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं बेसिकली इस पॉइंट P पे जो पार्टिकल होगा उसके मोशन को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ ड्यूरिंग द ट्रांसलेशनल मोशन, वो कैसा होगा। तो मान लो कि यदि ये प्योर रोटेशनल मोशन होता तो T/4 पे, नेक्स्ट T/4 पे यहाँ, नेक्स्ट T/4 पे यहाँ, नेक्स्ट T/4 पे भी वहाँ, फिर ये कंप्लीट हो जाता, ये होता। लेकिन अभी कहानी तो हम रोलिंग की कर रहे हैं, यानी कि ये तो रोटेशनल में तो होगा ही, इसको कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी तो होगा ही होगा, साथ में इसको लीनियर वेलोसिटी भी होगा क्योंकि ये ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। अब रोलिंग के केस में सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं, जैसे देखा भी और ओमेगा तय कर दिया रिश्ता, ले चला B=R ओमेगा। अबे ये बॉयफ्रेंड किसी का, ये गर्लफ्रेंड किसी का, किसी से किसी का कनेक्शन जोड़ दे तो पिट जाओगे, तो पिट देता है रोलिंग आपको। ये B=R ओमेगा का माया समझो, ये भी ट्रांसलेशन के कारण आया हुआ वेलोसिटी है, जबकि ये वाला जो आप लिखते हैं भी, वो रोटेशनल मोशन, ये जो सर्कुलर मोशन है या फिर इसका एंगुलर वेलोसिटी है, उसके कारण जो जनरेट होता है लीनियर वेलोसिटी इस पार्टिकल को, ये वो वाला भी होता है। जबकि ये और ये अलग है, दोनों के जनरेशन होने का काउच अलग अलग, ये दोनों आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी होते हैं। यहाँ पे आपका भी कभी ओमेगा R से बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। लेकिन आगे देखेंगे रोलिंग में भी कई सारे केसेस होते हैं जिसमें ये प्योर रोलिंग का केस है, ये भी एक केस है, ये भी एग्जिस्ट करता है। फिलहाल हमने इसको ही कंसीडर करा हुआ है, ठीक। तो जब तक अब ये यहाँ का पार्टिकल पॉइंट P से यहाँ तक पहुँचेगा तब तक व्हील आगे बढ़ गया होगा, जब तक यहाँ पहुँचेगा थोड़ा और आगे बढ़ गया होगा। तो देखिए कैसा हुआ होगा। तो मान लो कि पहला पोजीशन मैं दिखा रहा हूँ एट डिफरेंट टाइम, क्वार्टर जो आपने T/4 टाइम पकड़ा हुआ है ना, तो पोजीशन ऑफ व्हील एट डिफरेंट टाइम। तो अगले T/4 पे पकड़ ले पार्टिकल, तुम्हारा व्हील यहाँ गया, अगले T/4 पे यहाँ गया, अगले T/4 पे यहाँ गया, उसके बाद इसकी जर्नी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एक पूरा रिवॉल्यूशन कर लेगा। तो देखिए जरा पॉइंट किधर किधर थे, पहले तो पॉइंट भाई यहीं पे था, अब पॉइंट पहुंचेगा यहाँ पे, लेकिन व्हील कर चुका है मूव आगे, तो पॉइंट यहाँ पे। अब पॉइंट पहुंचेगा यहाँ पे, लेकिन व्हील मूव कर चुका आगे, तो पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे। नेक्स्ट जब यहाँ पहुंचेगा तो पार्टिकल व्हील यहाँ पे, और जब पूरी कहानी खत्म होगी तो पार्टिकल वापस से यहाँ पे। तो पाथ कैसा लिया, इस पॉइंट का यदि पाथ मैं डिस्कस करूं तो पाथ इन सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए तो कुछ इस तरीके से पाथ ये लेगा। अब फिर से कहानी रिपीट, फिर से कहानी वही चलेगी, पॉइंट P से कहानी शुरू हुई थी, पार्टिकल फिर पॉइंट P पे आया, फिर से पाथ रिपीट होगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। इस कर्व को क्या बोलते हैं, ये कौन सा कर्व लेता है, पैराबोला।
कर्व दिख जाए तो भाई दो ही चार अपने को पता है, या तो सर्कल होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, ठीक है। कोई फंस गया तो वेरी गुड, नहीं फंसा तो सर तो बताएंगे ही। तो आपका कर्व कुछ इस तरीके का ये कर्व ले रहा है, ठीक है। बड़ा खूबसूरत प्यारा सा कर्व लिया है और इसको कहते हैं साइक्लॉइड। दिस कर्व इज नोन एज साइक्लॉइड, इसको आप साइक्लॉइड कहते हैं, और सम टाइम इसको आप हेलन ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं साइक्लॉइड को। इसने मैथमेटिक्स के इतिहास में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ करवाई हैं। इसको कहते हैं हेलन ऑफ ज्योमेट्री। कोई मुझे बता सकता है ये हेलन ऑफ ज्योमेट्री क्यों कहते हैं इसको? साइक्लॉइड तो चलो तुमने नाम सुना ही होगा, तो इसको हेलन ऑफ ज्योमेट्री क्यों कहते हैं? किसी ने ट्राई मूवी देखा है? नहीं देखे? मूवी देखने का शौकीन नहीं लगते तुम दोनों? चलो अच्छी बात है, पर अच्छी अच्छी मूवी देख भी लेनी चाहिए। तो एक मूवी है ट्राई, ठीक है, और रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी है ट्राई, ठीक है। तो जो हेलन होती है ना, हेलन स्पार्टा की क्वीन थी जो बहुत खूबसूरत थी। अब ट्राई का जो प्रिंस था, तो बड़े का नाम तो हेक्टर था, छोटे का एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो छोटे वाले को इसके साथ अफेयर हो गया और इसका तो एक्स्ट्रा मेटल अफेयर रहा होगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्वीन थी वो वहाँ की। तो ये अपने साथ इसको छुपा के जहाज में ट्राई लेके चला आता है। तो स्पार्टा वाले क्या करते हैं, ट्राई के ऊपर अटैक कर देते हैं, और वो लड़ाई कितने साल चली? 10 साल चली। मतलब यदि किसी इंडियंस को यदि मिलता इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए तो लिखता महाभारत ऑफ ज्योमेट्री। मैंने महाभारत के बाद पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी लड़ाई है मेरे ख्याल से इतिहास के हिसाब से, तो वो ट्राई की लड़ाई है। 10 साल तो चली थी। इसी में सबसे बड़ा योद्धा हुआ था एक्लीज, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं वो हेलन ऑफ ज्योमेट्री। तो हेलन, यदि किसी वुमेन का नाम हेलन है, मतलब हेलन नाम से क्या है? इट्स सिंबल ऑफ ब्यूटी। अपने बॉलीवुड में भी हेलन रही है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लॉइड कहते हैं, और इसको मैथमेटिक्स में हम हेलन ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो अब इस मोशन को डिस्कस करना, कैसे डिस्कस करना है भाई इस मोशन को? ये ना तो स्ट्रेट लाइन रहा, ना कुछ ऐसा कुछ रहा, ना तो ये कुछ सर्कुलर रहा, ये तो कुछ आके सामने खड़ा हो गया, साइक्लॉइड में आके खड़ा हो गया। तो कैसे मूव कैसे करेंगे? अब यहाँ पे एक चीज़ आप और भी देखें, आपने 4 क्वार्टर टाइम में तोड़ा था, तो ये फर्स्ट क्वार्टर टाइम में ये हुआ फर्स्ट क्वार्टर टाइम, ये वाला जो है ये हुआ सेकंड, और ये वाला थर्ड, और ये वाला अगेन क्या है? फोर्थ। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं पार्टिकल ने सेकंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया इन कंपेयर ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? यदि पार्टिकल सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, मतलब सेकंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में पार्टिकल की स्पीड भी ज़्यादा रही होगी, पार्टिकल की स्पीड भी ज़्यादा रही होगी। सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, मीन्स इसकी स्पीड सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ज़्यादा रही होगी इन कंपेयर ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इस बात को आप समझिए। अभी मान लो, अब ये तो केस रोलिंग का है। रोलिंग का केस का मतलब है कि ये ऐसे नहीं हवा में ऐसे चल रहा है, ये हवा में ऐसे नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, हवा में वैसे नहीं चल रहा है, ये तो कुछ ऐसे है, अर्थ पे कुछ ऐसे चल रहा है, इस तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। तो ज़रा आप देखिए कि ये जो यही जो पॉइंट पी है, यदि ये अर्थ पे टच में है, तो आप किसी व्हील को देखने की कोशिश करें जो रोलिंग मोशन में मूव कर रहा है, तो आप देखेंगे कि नीचे वाले पार्ट को तो तुम क्लियर देख पा रहे हो, ऊपर वाले पार्ट को तुम क्लियर नहीं देख पा रहे हो, वो ब्लड दिखेगा तुमको, ये तुमको ब्लड दिखेगा, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में पार्टिकल की पोजीशन किधर थी? टॉप के ऊपर। मतलब ये जो आपका हाफ पॉइंट है, माने सर्कल का अपर पार्ट, सर्कल के अपर पार्ट में है वो, यानी कि व्हील के जो अपर पार्ट का पॉइंट होगा वो ऑलवेज ज़्यादा मोशन में होगा लोएस्ट हाफ पार्ट के कंपेयर में, ठीक है। तो अपर हाफ पार्ट में जो पॉइंट होगा दैट मूव फास्टर देन द लोअर हाफ पार्ट, इसलिए वो ज़्यादा स्पीड में कर भी रहा है। यानी कि जो पार्टिकल इस लोएस्ट पॉइंट से जितना दूर होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उतना ही ज़्यादा होगी। लेकिन जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट पे, टी पॉइंट पे जब भी कोई भी पार्टिकल आए, वो क्या किसी मोशन में होगा? जो ग्राउंड को टच कर रहा है, ये मोशन में नहीं होगा,
ये तो हर इंस्टेंट पे आपको लगेगा कि ये तो रेस्ट में ही है, क्योंकि वो तो ग्राउंड पे टच करा हुआ है। अगले इंस्टेंट में कहानी बदल जाएगी, वहाँ आगे कोई दूसरा पॉइंट आके बैठ जाएगा, क्योंकि ये घूम जाएगा। लेकिन उस इंस्टेंट पे तो ये तो आपको बिल्कुल जो ग्राउंड को टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट P जो ग्राउंड को टच कर रहा है, ये ऑलवेज क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो अब मैं इस मोशन को मैं ऐसे भी एनालिसिस कर सकता हूँ कि यदि मैं एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं कंसीडर करूँ, दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू बोर्ड, परपेंडिकुलर टू बोर्ड। अब ये पॉइंट P आपका क्या है, रेस्ट में है, तो पूरा का पूरा रोलिंग मोशन कैन बी ट्रीटेड एज ए प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम क्या कहते हैं, इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, क्योंकि हर इंस्टेंट पे ये जो पॉइंट P पे ही तो घूम रहा है ना, हर इंस्टेंट पे दूसरा पॉइंट आके अपीयर हो जाएगा, दूसरा पार्टिकल अपीयर हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट P जो ग्राउंड को टच कर रहा है ऑलवेज एट रेस्ट। तो दिस रोलिंग मोशन कैन बी ट्रीटेड एज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन अबाउट दिस इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, लेकिन यही चीज आप ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, बिल्कुल कोई पॉइंट आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे कि जो जीरो वेलोसिटी पे हो, कोई रेस्ट पे हो, एक भी पॉइंट आपको नहीं दिखेगा। ये तब की कहानी है जब ये ग्राउंड को क्या करे, टच करे। दिस इज रियल रोलिंग मोशन। जब वो ग्राउंड को टच करे तो हवा में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डील करते हैं। तो आप एक चीज और भी देखें यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास की क्या कहानी है, कहाँ बैठा हुआ है सेंटर ऑफ मास भाई, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ बैठा हुआ है, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ गया, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ गया, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ गया, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ गया। तो सेंटर ऑफ मास रोलिंग मोशन में सेंटर ऑफ मास कैसा मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन, और रेस्ट पार्टिकल ऑन द कैसा एग्जीक्यूट कर रहा है, सर्कुलर मोशन। वैसे भी सेंटर ऑफ मास है, ये हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन नहीं एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम इसकी भी मदद लेंगे आगे मोशन को समझने के लिए। ठीक, तो ये बात हुई रोलिंग मोशन के बारे में। अब अपने को देखना है तीसरे टाइप का मोशन, जिसको क्या है, प्रेसेशन मोशन। ठीक है, प्रेसेशन मोशन आप सबको पता है, बस नाम थोड़ा सा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहा हो नाम से कि ये कौन सा मोशन है और कैसा मोशन है। ठीक, तो चलिए प्रेसेशन मोशन करवाया जाए। अब मैं इस व्हील को इस तरीके से छोड़ूं, मैं इस व्हील को इस तरीके से छोड़ता हूं, इस तरीके से मैं इस व्हील को छोड़ता हूं, तो क्या होने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये ऐसे रह पाएगा क्या, ऐसे तो नहीं रह पाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ये ऐसे ऐसे घूम जाएगा, रोटेट इस तरीके से नीचे की तरफ। लेकिन आपके पास क्या कोई तरीका है कि मैं इसको इस तरीके से मैं इसको रख पाऊँ। ठीक है, अब इस तरीके से मैं रख पाऊँ तो आप क्या, सिंपली ये देखो, आपने इसको इस तरीके से रोटेट कराया और इस तरीके से बंदे ने ग्रेविटी का मजाक उड़ा दिया। ये प्रॉब्लम क्या था, मैं जैसे इसको छोड़ूंगा ये नीचे गिरेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हमारे पास कोई तरीका है कि मैं इसको इस तरीके से रख पाऊँ, तो जैसे ही मैं इसको इस तरीके से करूँगा, हाँ कोई बात नहीं, तू क्या डर गई इतना, हाँ लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है एक्स्ट्रा चीज़, एक दूसरा रोटेशन स्टार्ट हो चुका है, दिस इज कॉल्ड प्रेसेशन। अब आइए देसी एग्जाम्पल पे, बताओ प्रेसेशन। भाई ये तो वो तरीका है जो वाल्टर लुईन ने सिखाया, लोगों ने करा। तो वाल्टर लुईन के देश में वो चीज़ नहीं है जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं। इस प्रेसेशन में होता क्या है, प्रेसेशन में ये होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का तो एक एंड, जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका एक एंड तो फिक्स होता है, पर दूसरा एंड इट्स सेल्फ रोटेटिंग, दूसरा एंड रोटेट करते रहता है। ये देखिए, ये रहा, मैंने एक एंड अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, फिक्स है, लेकिन रेस्ट आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या अब याद आया क्या, क्या अब आपको याद आया क्या, लट्टू का एंड मोशन। लट्टू शुरू में ऐसे ऐसे घूमता है,
हाँ, उसके बाद लगता है लट्टू ने पी लिया, उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, अब वो सोएगा। ठीक है, अरे हम तो कांचा भी खेलें तो फिजिक्स है भाई, हम तो लट्टू भी घुमाएं तो फिजिक्स है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब तक आपको ये करके ना देखें ना, आप मानते ही नहीं कि रोटेशनल मोशन का क्लास चल रहा है, करना पड़ रहा है। तो जब अपने पास देश में लट्टू और बचपन से खेलते आए और प्रेसिशन के साथ, तो क्या जरूरी है कि ये लगा कर लटका के आपको दिखाओ, ये देखो। ऑलवेज फिजिक्स को आप हमेशा कैसे लेंगे, विदेशी अंदाज में, घर का चीज़ है। ठीक है, तो प्रेसिशन में इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेसिशन में इंपॉर्टेंट है कि वन एंड ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज इटसेल्फ इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो 3 टाइप का मोशन हुए। पहला प्योर ट्रांसलेशनल, दूसरा हो गया आपका रोलिंग, और तीसरा हो गया जिसको आप कहते हैं प्रेसिशन। ठीक है, पहला में जो प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। रोलिंग में क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड, इवन इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। और तीसरा मोशन क्या है, प्रेसिशन मोशन है, जिसमें वन एंड ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज इटसेल्फ इन रोटेशनल मोशन। क्लियर? यानी कि ये फॉर एग्जांपल में आप क्या कर सकते हैं, एंड मोशन ऑफ लट्टू लास्ट में जाके। ठीक, ओके, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो प्रेसिशन में जहां आपने लिखा है उसके नीचे आप एक लाइन लिख सकते हैं, इसको हटा दूं? क्या आपको लग रहा है रोटेशनल मैकेनिज्म कुछ भारी सा चीज होगा? ये बिल्कुल आसान होगा और बड़ा मजेदार होगा। इनफैक्ट ये अब तक को मैकेनिज्म आपको पढ़ाया ही जाता है इसी दिन के लिए कि आप इस चैप्टर को समझ पाए। आप फाउंडेशन ही बना रहे होते हैं अभी तक, पिछले 4-5 महीने में आपने यही काम करा है। तो अब ठीक है, ये जहां प्रेसिशन मोशन में आप एक एंड जहां पे आपने डाला हुआ ना, वहां पर आप लिख सकते हैं कि वन एंड ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज इटसेल्फ इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, फॉर एग्जाम्पल एंड मोशन ऑफ लट्टू। ठीक है, अब आए सबसे मुद्दे वाले सवाल पे कि आखिर क्यों इतना हंगामा मचा रखा है, आखिर क्यों ऐसा क्या है रोटेशनल मोशन में कि कुछ लोगों को टफ लगता है रोटेशनल मोशन, इतना हंगामा क्यों मचा रखा है। सो नाउ इज टाइम ऑफ द सेंट्रल क्वेश्चन, और ये सबसे बड़ा सेंट्रल क्वेश्चन है। तो देखिए सेंट्रल क्वेश्चन क्या पूछा मैंने आपको, सेंट्रल क्वेश्चन में है कि इस चैप्टर के नाम से इतना हंगामा क्यों है। हंगामा का वजह समझते हैं, उसके बाद सलूशन भी करेंगे कि आखिर ये हंगामा को कैसे रोका जा सकता है। देखिए प्रॉब्लम किधर है, प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, ये दो बॉल हमने लगा रखे हैं, एक के ठीक ऊपर मैंने लगा रखा है। अब इसको मैं रोटेट कराता हूँ, ठीक है, T/4 टाइम में इसको मैं रोटेट कराता हूँ। T/4 टाइम में रोटेट कराऊंगा तो ये बॉल यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि इनिशियल पोजीशन यदि किसी एक का भी हम देख पाए, किसी एक का भी मैं देख पाऊँ तो कुछ यहाँ पे इसका पोजीशन आएगा। ये कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। मतलब क्या है कि यदि पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग होगा तो सेम टाइम इंटरवल में ये अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। बिल्कुल क्लियर, जिसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन सेम टाइम उसकी स्पीड भी क्या होगी, अलग अलग होगी।
तो हर पार्टिकल जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग है, उसका स्पीड भी अलग अलग है। तो बताओ इस बॉडी की लीनियर स्पीड क्या है? ये कॉन्सेप्ट है जिसने रायता फैलाया हुआ है इस चैप्टर में। यही ट्रांसलेशनल मोशन में ये प्रॉब्लम नहीं थी आपके सामने। ट्रांसलेशनल मोशन में एक बॉडी के हर एक पार्टिकल का, जो बॉडी पे हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सब सेम था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही पार्टिकल का अलग अलग पार्टिकल जिसके एक्सिस रोटेशन से डिस्टेंस अलग अलग है, वो सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है, उसकी वेलोसिटी अलग अलग। आप बिल्कुल देख सकते हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तेजी से घूम रहा है या कम तेजी से घूम रहा है। देखिए क्या आपको दिख रहा है? जो आउटर बॉल है वो तेजी के साथ घूम रहा है, और यदि इस बॉल को लाके मैं एक्सिस रोटेशन पे ही लगा दूं इस छोटे वाले को, तो उसका तो कोई मोशन ही नहीं दिखेगा आपको, वो तो फिर और आराम से बैठ गया। और सबसे तेज कौन चलेगा? जो बाहर लगा रहा होगा, आउटर पार्ट पे लगा होगा, उससे सबसे तेज चलेगा। ये है प्रॉब्लम। इस चीज़ ने इतना रायता फैला के रखा हुआ है। अब इसको कैसे हैंडल करना है अपने को? इसको कैसे हैंडल करना है? तो क्या इन दोनों में कोई सिमिलरिटीज आप ढूंढ पा रहे हैं? कौन सा? एंगुलर वेलोसिटी तो ठीक है, पर ये क्या बेस वेरिएबल है? ये दोनों का डिस्टेंस अलग अलग, दोनों की लीनियर स्पीड अलग अलग, लेकिन मजे की बात क्या है, इस टाइम इंटरवल में जब ये यहां से यहां तक आया है, जितना एंगल ये मूव करेगा उतना ही एंगल ये भी मूव करेगा। दोनों ने सेम एंगल कवर करा है, सेम एंगल कवर करा है, यानी आप उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह, सेम एंगल कवर करा है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में आपका बेस वेरिएबल कौन सा था? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाता था स्पीड और वेलोसिटी। यहां पे बेस वेरिएबल क्या है? एक एंगल, यानी एंगल मूव्ड। और ये एंगल मूव्ड को यदि मैं डिवाइड कर दूं टाइम से, तो मिल जाएगा मुझे इसका स्पीड। तो बस नजरिए को बदलना है, उस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बाहर निकल के अपने को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे उतरना है, जो कि आपके लिए आसान भी है, सिंस आप सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं, उसके साथ आप डील कर सकते हैं। तो ये है, ये था प्रॉब्लम। इसका सलूशन ये है कि बस देखने के नज़रिए को थोड़ा सा बदलना है और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो एक तरफ आपका ट्रांसलेशनल और दूसरी तरफ है आपका रोटेशनल। ट्रांसलेशनल में यदि मैं बेस वेरिएबल का बात करूं, बेस वेरिएबल का बात करूं, तो ये है आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यदि आप इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्पीड। डिस्टेंस को यदि आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा स्पीड। ठीक। और यहां पे बेस वेरिएबल क्या होगा? यहां पे बेस वेरिएबल होगा एंगल मूव्ड। कितना एंगल से मूव कर गया है? एंगल मूव्ड। अब यदि एंगल मूव्ड को आप डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ अपॉन टाइम, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगा। बस इतनी सी काम तो करना है। रोटेशनल मोशन काफ़ी इजी है। अब चले मेन कोर्स की तरफ। ये क्या था? स्टार्टर था। अब चले मेन कोर्स की तरफ। जिस तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन को आपने डिवाइड करा था, पहले काइनेमेटिक्स फिर डायनामिक्स, वैसे ही रोटेशनल मोशन का भी होगा। पहले इसका काइनेमेटिक्स देन डायनामिक्स। ठीक है। काइनेमेटिक्स समझना आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं होगा, क्योंकि आप सर्कुलर मोशन को समझ चुके हैं। तो ये समझना कोई बड़ा मुश्किल